Hello students, I welcome you all on behalf of Resonance. In this session, we will be analyzing the paper of JEE Advanced 2021. In this analysis, we will be focusing on analysis of the overall paper of PCM, all three subjects, difficulty level of all three subjects and the overall difficulty level of the paper, and also the distribution of marks into different topics in all different subjects. So going ahead in this analysis, जैसा कि सबको मालूम है कि 3 अक्टूबर को ये पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसमें दो पेपर थे। पेपर 1 9 to 12 PM पे कंडक्ट हुआ, पेपर 2 2:30 to 5:30। ये जो चेंजेस हैं, दो स्टेज में पेपर कराने का जो पैटर्न है 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जेई मेन का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है और उसके बाद फिर जेई एडवांस का पेपर होता है। तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई होते हैं। तो इस बार भी 2.5 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था फॉर जेई एडवांस्ड, लेकिन उसमें से 1.51 लाख स्टूडेंट्स ने ही रजिस्टर किया फॉर जेई एडवांस्ड पेपर इस बार आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था। हर बार जो है हर साल एक आईआईटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस जेई एडवांस्ड पेपर। तो इस बार पेपर जो है आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था। उन्हीं बच्चों को रैंक में अल्टीमेटली शामिल किया जाएगा, रैंक कैलकुलेशन में, जिन्होंने दोनों पेपर में अपीयर किया हो, पेपर 1 पेपर 2, एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड ऑन October 15। तो पहले से ही पूरा प्रोसेस सेट है, October 15 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद सब बच्चों को जो है वो SMS के थ्रू भी उनकी जो रैंक है वो अल्टीमेटली कन्वे की जाएगी, और साथ में बच्चे जो हैं वो अपने वेबसाइट पे जाकर के भी अपनी रैंक जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा दैट विल बी फॉलोड। तो उसमें जोसा, दिस इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को अल्टीमेटली कैसे सीट एलोकेट की जाएगी, उनकी चॉइस फिलिंग की क्या प्रोसेस होगा, उसका देयर विल बी अ प्रॉपर वेबसाइट जिसमें कि बच्चों को रजिस्टर करना होगा एंड दे हैव टू फिल देयर चॉइसेस। तो इसलिए अपन को लगातार अब जो है जेई एडवांस्ड की साइट को चेक करते रहने हैं। अगर अपन पेपर के ऊपर फोकस करें कि जो पेपर था जो कंडक्ट हुआ है जेई एडवांस्ड का, उसमें ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का था और पेपर पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना डिफरेंट था। तो इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट रहा। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही 57 क्वेश्चंस आए थे, पर सब्जेक्ट 19 क्वेश्चंस। अगर मैं पेपर 1 के पैटर्न की बात करूं तो पेपर 1 में देयर वर 4 सेक्शंस। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चंस वर देयर ऑफ सिंगल चॉइस, जिसमें कि अगर आपने सही आंसर मार्क किया है तो यू विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स। अगर आपने गलत आंसर चूज किया तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग भी थी, 3 and -1। सेक्शन 2 जो था पेपर 1 का, उसमें 6 MCQ क्वेश्चंस वर देयर, जिसमें कि न्यूमेरिकल पेपर सेक्शन 2 हैड 6 क्वेश्चंस ऑफ स्टेम और कॉम्प्रहेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो इसमें स्टेम्स के नाम से एक नया, एक तरह से बोल सकते हैं नया कॉम्प्रहेंशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो देयर इज अ क्वेश्चन स्टेम जिसमें कि एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस जो इसको फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन स्टेम्स वर देयर और 6 टोटल क्वेश्चंस वर देयर इन दिस सेक्शन 2। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नया था, जिसमें कि जिसको अपन ट्रेडिशनल कॉम्प्रहेंशन को इससे रिप्लेस कर दिया गया था। और इसमें जो आंसर मार्क करना था वो उनको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर मार्क करने थे। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का था और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें जो अपन को ट्रंकेट करके राउंड ऑफ करके अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जो है इसका आंसर मार्क करना था। ये क्वेश्चंस लगभग सभी सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में थोड़े से टफ लेवल के आए हैं। तो पेपर 1 का सेक्शन 2 न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देन सेक्शन 3, इसमें जो MCQ, जो ट्रेडिशनल MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं वही थे, लेकिन MCQ में इस बार भी 4 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किए जाते हैं अगर आपने सारे ऑप्शन सही किए हैं तो, विद पार्शियल मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग वाज आल्सो देयर। सो सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ये सबसे टफ सेक्शन अपन मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग, वो भी -2। इसलिए इसको मैं अपन को स्पेशली जो ये वाला सेक्शन है इसने पेपर को टफ बनाया। सेक्शन 4, इसमें 3 क्वेश्चन थे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें कि डबल डिजिट इंटीजर आंसर भी आ सकता था और सिंगल डिजिट आंसर भी आ सकता था। तो इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस तरह से पेपर 1 के ये 4 सेक्शंस थे। HCQ क्वेश्चंस वर देयर, देन कॉम्प्रहेंशन बेस्ड और बोल सकते हैं क्वेश्चन स्टेम वाज देयर, जिसमें कि अपन को न्यूमेरिकल रिस्पांस वाले आंसर्स मार्क करने थे। सेक्शन 3 MCQ है और सेक्शन 4 जो है वो इंटीजर आंसर वाले क्वेश्चंस थे, इसमें कि सिंगल डिजिट इंटीजर भी आंसर आ सकता था और डबल डिजिट इंटीजर भी आंसर आ सकता था। पेपर 2 में लगभग सिमिलर पैटर्न था, थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें।
सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे, सेम नेगेटिव मार्किंग एंड पार्शियल मार्किंग आल्सो वाज देयर। सेक्शन 2 में अगेन क्वेश्चन स्टेम्स वाले क्वेश्चंस थे जिसमें कि अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू ही अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर करना था। सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, तो इसमें एससीक्यू क्वेश्चंस नहीं थे पेपर 2 में, बल्कि इसकी जगह कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो 2 कॉम्प्रहेंशंस थे जिसमें कि अपन को सिंगल करेक्ट ही अल्टीमेटली मार्किंग करनी थी। तो एससीक्यू ही है, लेकिन एससीक्यू की जगह कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एससीक्यू है वी कैन से। और सेक्शन 4 में अगेन नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पेपर 1 और पेपर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न के ही थे, बस पेपर 1 में जो एससीक्यू थे उनको अल्टीमेटली कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एससीक्यू में रिप्लेस कर दिया था पेपर 2 में। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पेपर पैटर्न जो है वो काफी डिफरेंट है। सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो हर एक सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चंस वर देयर, ईच सब्जेक्ट वाज ऑफ 60 मार्क्स इन ईच पेपर। So paper 1 in total is going to be 60 into 3, that is 180 marks, and paper 2 also was of 180 marks. So total overall marks जो है वो 360 का पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो कंडक्ट किया गया था इस बार। तो ये हो गया कि पेपर किस तरह से फ्रेम किया गया था। अगर हम फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि पेपर में जो क्लास 11 क्लास 12 के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, रेजोनेंस ने हमेशा ये एनालिसिस दिया है कि क्लास 11th का कितना वेटेज आया पेपर में और क्लास 12th के सेक्शंस का कितना वेटेज आया। क्लास 11th और क्लास 12 जो है जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पे हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। तो क्लास 11th में अगर हम देखें केमिस्ट्री में क्लास 11th के 11 क्वेश्चंस वर देयर, क्लास 12 से 27 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में हमेशा मैंने पहले भी रेजोनेंस ने पहले भी ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि केमिस्ट्री में 12th क्लास का वेटेज जनरली ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू 11th क्लास केमिस्ट्री, और उसमें जनरली 40 to 60% का रेशियो आता है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री का वेटेज केवल 30% है, 29%, एंड 12th क्लास का वेटेज है 71%। तो केमिस्ट्री में ये वाला पैटर्न, ये वाला डिफरेंस है वो और ज़्यादा हो गया 11th और 12th के सिलेबस को लेकर के। मैथ्स और फिजिक्स में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज ही हम कह सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में 18 क्वेश्चन है 11th के सिलेबस से और 20 क्वेश्चन है 12th के सिलेबस से, दैट इज 47% एंड 50%। फिजिक्स में 17 क्वेश्चन आर फ्रॉम 11th सिलेबस एंड 21 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 12th सिलेबस, एंड दिस इज 45% 55%। तो मैथ्स और फिजिक्स में लगभग 50-50 या 45 to 55 का ही वेरिएशन आता है 11th-12th के सिलेबस में। लेकिन केमिस्ट्री में वेरिएशन जो 40-60 का होता था वो इस बार स्पेशली 30 to 70%, 30% 70% का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। इसी टेबल को इस तरह से आप बार डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल दी स्टूडेंट्स कैन इजीली कन्वर्ट दिस टेबल इनटू बार डायग्राम। तो ये बार डायग्राम से भी हमने इसी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आगे के सालों में भी जो पेपर्स आएंगे उसमें भी 11th और 12th में लगभग वेटेज जो है उसी टाइप का रहने वाला है। केमिस्ट्री में 40-60 बोल सकते हैं और मैथ्स और फिजिक्स में इट इज़ इक्वल 50-50। तो इसलिए 11th के सिलेबस को भी हमको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें कि पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, तो इसमें हमने 1 to 3 की स्केल पे हर क्वेश्चन को ग्रेड किया है और हर सब्जेक्ट को ग्रेड किया है। 1 मीन्स ईजी, 2 इज मॉडरेट एंड 3 इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट लेवल। सो अगर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखूं कि ईजी लेवल के कितने क्वेश्चंस थे एंड मीडियम लेवल के कितने क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट लेवल के, तो केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस वर ऑफ ईजी लेवल, सबसे कम केमिस्ट्री में ही आ रहे हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री का पेपर जो है वो टफर साइड पे था। इनिशियल रिएक्शन बच्चों का ये था कि केमिस्ट्री वाज ऑन सिंपलर साइड, लेकिन जब पेपर आया ऑफिशियली तो उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफर साइड पे ही लगे हमको टीचर्स को स्पेशली। और मीडियम लेवल में 17 क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट लेवल 16 क्वेश्चंस वर देयर। स्पेशली जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में और जो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, ये दोनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इसलिए केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल जो है वो अपन देख सकते हैं केमिस्ट्री में ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स में ईजी लेवल के 7 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 11, मीडियम लेवल में मैथ्स में 18 एंड फिजिक्स में 17, और डिफिकल्ट लेवल में मैथ्स इज 13 एंड फिजिक्स इज 10। तो फिजिक्स का पेपर, बच्चों का इनिशियल रिएक्शन ये था कि फिजिक्स का पेपर टफ साइड पे था, लेकिन we experts at Resonance feel that chemistry was on tougher side than maths than physics. तो easy level के total questions 23, total marks 68, easy to score. Medium level में 52 questions and 170 marks were there. तो अगर बच्चे जो है वो easy और medium पर ही focus कर लेते हैं तो 170 plus 68, that is approximately 240 marks जो है आप score कर सकते थे। And difficult level में 39 questions and 122 marks. So this was the let's say
अगर सब्जेक्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज देखें कि कितने इजी और कितने मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, तो दिस इज अवर एनालिसिस की इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर जो है फ्रेम किए गए थे। इसी चीज़ को अगर हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो क्वेश्चन वाइज डिफिकल्टी लेवल, दिस इज केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। मैथ्स एंड फिजिक्स तो टफ मीडियम इजी के हिसाब से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मार्क्स वाइज डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में अगेन डिफिकल्ट लेवल के ज़्यादा मार्क्स थे देन मॉडरेट लेवल। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखें तो we resonance experts feel that maths and chemistry was on difficult side in comparison to physics, and out of 360 marks 68 marks are of easy to score and 170 marks are of medium level and 122 marks were difficult to score. So overall difficulty level अगर हम देखें तो this is going to be moderate to difficult is what we can say. ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल भी हम सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी इसी तरीके से 1 to 3 की स्केल पे बना सकते हैं। केमिस्ट्री में डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2.24 रहा, सो दिस इज मॉडरेट टू टफ। मैथ्स में भी 2.17, केमिस्ट्री मैथ्स में लगभग इक्वलेंट सा है। फिजिक्स में 2.04, सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इज 2.15। लास्ट ईयर के पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी लगभग यही था और 2019 का भी देखा जाए तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल लगभग यही आ रहा है। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर जो है वो जेई में लगातार 2-3 साल से इसी तरह से आ रहा है। और अगर इसको बार डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज टफेस्ट ऑफ दीज 3 एंड ओवरऑल इज 2.15। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस एन आइडिया कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आगे प्रिपेयर करने वाले हैं उनको किस तरह का पेपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इफ वी मूव ऑन टू सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, वैसे तो आपने हर सब्जेक्ट का जो डिफरेंट एनालिसिस वीडियो है वो देखा होगा। अगर मैं फिर भी तीनों सब्जेक्ट्स का अगर क्लब करके देखूं कि व्हाट इज दी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ दिस पेपर, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें 12 क्वेश्चंस वर देयर, 34 मार्क्स एंड 28%। वी एक्सपेक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज लगभग 30% जो है वो हर बार आता है, तो 30%। तो ड्यू वेटेज वाज गिवन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 28% है, जिसमें एसी के 2 क्वेश्चंस हैं, कैपेसिटेंस के 2 क्वेश्चंस हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चंस हैं, ईएमआई का 3 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑफ 2 क्वेश्चंस। तो जनरली ये आता भी है, ईएमआई को 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज, मैग्नेटिक फील्ड को 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो जनरली रहता है। सो ड्यू वेटेज वाज गिवन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो 11th की एनसीईआरटी का पार्ट है उसमें भी 11% वेटेज वाज गिवन। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी अच्छा वेटेज है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन हैं और हीट ट्रांसफर का 1 क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी ड्यू वेटेज था पेपर में। मैकेनिक्स जो कि 11th का सबसे बड़ा सेक्शन है और एक्सपेक्ट करते हैं कि 35% तक वेटेज जो है मैकेनिक्स का होगा। सो अगेन द ड्यू वेटेज 36% का वेटेज जो है वो मैकेनिक्स को दिया गया था और 14 क्वेश्चंस वर देयर। उसमें से भी जो मैकेनिक्स के अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े टफ टॉपिक माने जाते हैं, उनमें से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो सेंटर ऑफ मास से 4 क्वेश्चंस थे, जैसा कि अपन देख सकते हैं। आरबीडी से 4 क्वेश्चंस थे। फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 3 क्वेश्चंस फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से थे। तो इस तरह से मैकेनिक्स को भी अच्छा वेटेज मिला है पेपर में। मॉडर्न फिजिक्स में से 4 क्वेश्चंस वर देयर, 13%। दिस इज ड्यू वेटेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर टॉपिक को जितना वेटेज मिलना चाहिए उसके हिसाब से फिजिक्स में वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 11 मार्क्स के 9% वेटेज है। एंड एसएचएम एंड वेव में से 1 ही क्वेश्चन था, साउंड वेव से 1 क्वेश्चन आया था। तो इसमें बोल सकते हैं कि एसएचएम का क्वेश्चन जो है वो मिसिंग था। लेकिन फिजिक्स का जो पेपर है वो ओवरऑल बैलेंस था और हर टॉपिक को जो इसका ड्यू वेटेज है वो दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 इस 12th क्लास का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 उसमें से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में जैसे केमिकल बॉन्डिंग 1 भी क्वेश्चन नहीं था, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक और बोरॉन कार्बन फैमिली एंड पीरियोडिक टेबल, तो इन टॉपिक्स में से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। जितने क्वेश्चंस थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अच्छा वेटेज है, 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। मेटलर्जी का 1 क्वेश्चन था, क्वालिटेटिव एनालिसिस से 3 क्वेश्चंस, ये वेटेज थोड़ा सा क्वालिटेटिव को इस बार अच्छा मिला है। पी ब्लॉक 17 एंड 18 एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, तो इनके भी 1-1 क्वेश्चंस थे,
तो 15-16 ग्रुप, 17-18 ग्रुप, इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इस पेपर में थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि जनरली वी एक्सपेक्ट कि 33% जो है वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आना चाहिए, बट दिस वेटेज वाज ओनली 28%। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 28% जो है इस पेपर में था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 इज 11th क्लास का जो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक का पोर्शन है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 इज एनसीईआरटी के हिसाब से 12th का जो पोर्शन है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th वाले में से ही जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन को यहाँ पे दिख भी रहा है कि 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ओनली 2 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ऑर्गेनिक का टोटल वेटेज अगर अपन देखें तो 27 + 7, सो दिस इज 34%। तो 33% to 34% इज एक्सपेक्टेड वेटेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो इसमें प्रॉपरली दिया गया है। इनऑर्गेनिक का ही वेटेज थोड़ा सा कम रहा अगर केमिस्ट्री का देखें। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के 3 क्वेश्चंस थे, हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन एल्काइन और एल्केन से भी 3 क्वेश्चंस थे, बायोमॉलिक्यूल का 1 क्वेश्चन एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म का 1 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चंस थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया गया। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज पेपर में ज़्यादा था, जैसा कि इनऑर्गेनिक का वेटेज अगर कम आया तो फिजिकल का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा। फिजिकल केमिस्ट्री 1 दैट इज 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में से 9 क्वेश्चंस थे और 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में से 8 क्वेश्चंस थे। तो दोनों को ही लगभग बराबर सा वेटेज मिला है, 24 मार्क्स एंड 23 मार्क्स। सो परसेंटेज वाइज 20%, 19%, टोटल 39% जो है वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री को इसमें से मिला है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड कंसेप्ट के भी थे, जिसपे कि आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स आने चाहिए थे। तो इसलिए एग्जैक्टली सेग्रीगेट कर पाना कि ये टोटली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है या टोटली फिजिकल का क्वेश्चन है, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो केमिस्ट्री में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का और सभी टॉपिक्स का जो कवरेज है वो अच्छा था। आयनिक इक्विलिब्रियम से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जहाँ पे कि बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम कंसिडर टू बी अ टफ टॉपिक, उसमें से क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 2 क्वेश्चंस, केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चंस और इक्विवेलेंट कंसेप्ट को स्पेशली ज़्यादा वेटेज रहा। 4 क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंसेप्ट के थे, जिनमें मोल कंसेप्ट का भी एक तरह से यूज़ किया गया। तो इस तरह से केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को प्रॉपर वेटेज मिला। सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं कि इसमें उतना वेटेज नहीं मिल पाया। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल बॉन्डिंग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनमें से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस है। देन एनालिसिस ऑफ द मैथ्स पार्ट। मैथ्स में डिफरेंट सेक्शंस में अगर हम देखें क्वेश्चंस का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्सपेक्टेड 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसका ड्यू वेटेज मिला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, 21% का वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रहा, 25 मार्क्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के 3 क्वेश्चंस हैं, पैराबोला के 3 क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट लाइन के 2 क्वेश्चंस हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक बड़ा पोर्शन है एंड एक्सपेक्टेड वेटेज है 20% का। डिफरेंशियल कैलकुलस ओनली 3 क्वेश्चंस वर देयर, 7% का वेटेज रहा। तो डिफरेंशियल का थोड़ा सा वेटेज मुझे लगता है इस पेपर में कम रहा है। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मॉडुलस का 1 क्वेश्चन था, जैसा कि आपने सॉल्व किया ही होगा। इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें ड्यू वेटेज 8 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस, 25 मार्क्स, 21%। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का वेटेज थोड़ा सा कम रहा, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस को सफिशिएंट वेटेज मिला। एरिया अंडर द कर्व 1 क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल कैलकुलस को, ओवरऑल कैलकुलस को हम बोल सकते हैं कि अच्छा वेटेज मिला है पेपर में। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का वेटेज जो है वो 10% का वेटेज है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, 12 मार्क्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक हमको अच्छी तरह से करके जाना चाहिए और 10% का वेटेज वी कैन एक्सपेक्टेड। एक ही टॉपिक है, लेकिन जेई में हमेशा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 1 क्वेश्चन था एज एक्सपेक्टेड। प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चंस थे, दिस इज 13% वेटेज। प्रोबेबिलिटी का वेटेज जनरली 8, 9 to 10% जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है, बट 13% वेटेज जो है प्रोबेबिलिटी को इस पेपर में दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 10% का वेटेज रहा, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में वेटेज थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 to 7% का वेटेज आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, बट इस साल जो है वो 3 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए। एरिया सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंटिटीज है। तो लगभग सभी टॉपिक को आपने इसमें कवर किया है। वेक्टर एंड 3D 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड रहता है वेक्टर एंड 3D से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मैथ्स में भी लगभग सभी टॉपिक्स को उनका ड्यू वेटेज मिला। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जो है और इंटीग्रल कैलकुलस वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहा।
तो इस तरह से तीनों सब्जेक्ट्स में हम पेपर का जो एनालिसिस है और जो टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर में अपीयर होने वाले हैं, दिस एनालिसिस स्पेशली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर दे दिया है उनके लिए भी एनालिसिस जो है वो अपने पेपर को फिर से एनालाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अपने जूनियर्स होंगे उनको गाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।